हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, उसके कंप्लीट सिलेबस के एसएआर। तो एसएआर क्या होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं लर्न करने में। हम लोग अगर सिर्फ जनरल स्ट्रक्चर लर्न कर लेंगे तो बाकी चीज़ें हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के अंदर 7 एसएआर जो है वो सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास में टोटल 4 एसएआर है जो कि हमारे पास एंटीबायोटिक्स के टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड यूनिट के अंदर एंटी मलेरियल ड्रग्स के अंदर हमारे पास क्विनोलिन्स जो है इसका एसएआर आता है। देन नेक्स्ट जो हमारे पास में थर्ड यूनिट है उसके अंदर हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो है उन्हें ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ होती है उसके अंदर एक क्लास आती है क्विनोलॉन्स, इसका एसएआर हम लोग को पढ़ना है। एंड लास्ट सल्फोनामाइड्स जो कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स ही होती हैं कहीं ना कहीं, उनका एसएआर जो है हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो टोटल 7 एसएआर हैं। अगर आप सारे पढ़ के जाए तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि क्या है कि 7 ही एसएआर है तो उसमें से तो कोई सा भी पूछा जा सकता है। बट फिर भी इसमें से भी सबसे ज़्यादा मोस्ट जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो क्विनोलॉन्स वाला एंड सल्फोनामाइड्स वाला, ये तो ऑलमोस्ट हर बार ही पूछा जाता है। बाकी उसके अलावा पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन्स, ये दोनों जो है ये भी इंपॉर्टेंट हमारे पास रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं क्या आपको अच्छे से जो एसएआर है वो एक्सप्लेन कर दूंगी। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ जनरल स्ट्रक्चर बताया गया है, एक एक पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके अंदर क्या है, बहुत ही डिटेल के अंदर लिखा हुआ है, तो आप लोग को ऐसा लगे कि इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा हम लोग कैसे पढ़ें। तो इस वीडियो को आप लोग देखना, यहाँ पर मैं अच्छे से डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दूँगी। मतलब साथ साथ आपको लर्न हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा रहता है एसएआर। क्योंकि एसएआर सिंपली क्या मतलब होता है कि हमारे पास कोई एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या क्या चेंजेस करेंगे, उससे एक्टिविटी के ऊपर, जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएगा, वही चीज़ हम लोग को देखनी होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग हमारे जो है टोटल 7 एसएआर है, सारे के सारे आज की वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। एंड ये वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम से चाहिए थी, तो यहाँ पर ये रही ये वीडियो। सो यहाँ पर हम लोग हमारा जो फर्स्ट एसएआर है वो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला जो है हमें पेनिसिलिन, जो कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती हैं, सॉरी एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है हमारे पास फर्स्ट यूनिट के अंदर। एंड सेकेंड यूनिट के अंदर भी एक दो क्लासेस है एंटीबायोटिक ड्रग्स की, वही हम लोग को डिस्कस करनी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पेनिसिलिन का जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग हमेशा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के अंदर क्या देखते हैं कि उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहला क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर ही होता है। अगर हमको ये लर्न हो गया तो बाकी की कहानी तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग आराम से मन से जो है सारी की सारी चीज़ें वो लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन है ये क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, बीटा लैक्टम रिंग जो है वो तो कॉमन रहती है। बीटा लैक्टम रिंग हमारी ये वाली होती है जो कि 4 मेंबर्ड रिंग है, जिसके अंदर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर NH C डबल बॉन्ड O R है। ठीक है, ये तो हमारे पास होगी बीटा लैक्टम रिंग। उसके अलावा पेनिसिलिन के अंदर क्या होती है, एक थायाजोलिडिन रिंग 5 मेंबर्ड रिंग जिसके अंदर सल्फर है वो प्रेजेंट होती है। एंड सेफेलोस्पोरिन्स जो है इसके अंदर जो दूसरी रिंग होती है वो 6 मेंबर्ड रिंग होती है, डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग। ठीक है, तो पेनिसिलिन जो है इसका जनरली सिंपल जो जनरल स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, एक यहाँ पर बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है, उसके साथ में एक 5 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, 2 रिंग्स प्रेजेंट है, जिसमें से ए रिंग जो है इसे हम थायाजोलिडीन रिंग कहते हैं। एंड जो बी रिंग है ये सिंपली हमारी बीटा लैक्टम रिंग है ही। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग नंबरिंग जो है वो सल्फर से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 मेंबर जो है हमारे पास यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब सिंपली हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पर क्या, सेकंड पोजीशन पर 2 CH3 प्रेजेंट है, थर्ड पोजीशन पर COOH प्रेजेंट है, यहाँ पर 6 पोजीशन पर NHCO एंड R पे जो अलग अलग ग्रुप्स का सब्सटीट्यूशन हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। एंड यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड O हमारे पास में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है इसके एसएआर को 2 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। एक तो हमारे पास में ए रिंग जो है थायाजोलिडीन रिंग, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। एंड दूसरी जो हमारे पास में बी रिंग है बीटा लैक्टम रिंग, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो चेंजेस वगैरह हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये आएगा, हम लोग ना फर्स्ट पोजीशन से लेकर के लास्ट पोजीशन तक डिस्कस करेंगे जिससे कि लर्न करने में आपको आसानी रहे। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट पोजीशन पर सल्फर एटम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए, एंटीबायोटिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है, अगर हम सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देंगे सल्फोन या फिर सल्फोक्साइड के अंदर, तो उससे क्या होगा कि एसिड स्टेबिलिटी जो है ड्रग की वो तो बढ़ेगी, लेकिन जो इसकी एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब सेकेंड पोजीशन पर जो डाईमिथाइल सब्सटीट्यूशन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए। अगर डाईमिथाइल की जगह कोई भी दूसरा सब्सटीट्यूशन करा जाएगा सेकेंड पोजीशन पर, तो उससे क्या होगा, एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। अब जो इसके अंदर थर्ड पोजीशन है, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंटीबायोटिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को
क्या है, हम लोग चेंज कर देंगे अल्कोहल के अंदर या फिर एस्टर के अंदर, तो उससे क्या होगा, जो एक्टिविटी है इसकी वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसकी जगह अगर हम एस्टर ग्रुप जोड़ देते तो उससे क्या होता है, प्रो ड्रग के अंदर ड्रग चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में थायाजोलिडीन रिंग। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं बीटा लैक्टम रिंग। बीटा लैक्टम रिंग के अंदर सबसे पहले 4th पोजीशन पर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए। उसके बाद में 5th पोजीशन जो है ये अनसब्स्टिट्यूटेड ही रहनी चाहिए एक्टिविटी के लिए। देन जो हमारे पास में 7th पोजीशन है इसके ऊपर जो ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ये एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए, सो मतलब एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। इसके बाद में लास्ट जो हमारे पास में 6th पोजीशन है, ठीक है, इस पे आर हमारे पास प्रेजेंट है, तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स को ऐड करेंगे तो उससे हमें ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे जिनकी एसिड स्टेबिलिटी जो है वो अच्छी होगी। ठीक है, तो वो हमारे पास में क्या है, एंटीबायोटिक एक्टिविटी के लिए अच्छा फैक्टर रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास में कंप्लीट पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। नाउ सेकेंड हमारे पास में आते हैं सिफेलोस्पोरिन्स। सिफेलोस्पोरिन्स जो है ये भी एंटीबायोटिक्स ही होते हैं। ठीक है, इसके जनरल स्ट्रक्चर के अंदर भी एक तो मेन बीटा लैक्टम रिंग रहती है, दूसरी जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर एक सल्फर प्रेजेंट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर COOH एंड यहाँ पर R1 है। ठीक है, इस ए रिंग को हम लोग डाईहाइड्रोथायजीन रिंग कहते हैं, बी रिंग जो है इसे बीटा लैक्टम रिंग कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सल्फर ग्रुप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए। अगर हम इस सल्फर का ऑक्सीडेशन कर देंगे सल्फॉक्साइड के अंदर या फिर सल्फोन के अंदर तो उससे क्या होगा, एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम सल्फर को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास जो ड्रग बनेगी वो बनेगी ऑक्साजिपाम। ठीक है, तो ऑक्साजिपाम के अंदर क्या होगा, उसमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, तो मतलब यहाँ पर हम लोग इसे ऑक्सीजन से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सल्फर को सिंपली मिथाइलिन ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे, मतलब यहाँ पर कार्बन हम यहाँ पर ले आएंगे तो उससे क्या केमिकल स्टेबिलिटी एंड जो हाफ लाइफ होती है वो दोनों बेटर हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारी एक तो 2nd पोजीशन है, एक जो 6th पोजीशन है, ये दोनों अनसब्स्टिट्यूटेड ही रहनी चाहिए ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आता है हमारे पास R1 जो है, अगर हम इसके ऊपर एसिटॉक्सी मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, ठीक है, तो उससे एक्टिविटी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप या फिर क्लोरीन ग्रुप लगाते हैं तो उससे क्या होता है, हमें ओरली एक्टिव कंपाउंड मिलते हैं, मतलब अगर हमें ओरली लेते हैं, मुंह के थ्रू लेते हैं उस ड्रग को तो वो अच्छे से काम करती है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम यहाँ पर R1 के ऊपर एरोमेटिक थायोल्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे या फिर 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को करेंगे तो उससे भी एक्टिविटी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास में 3,4 डबल बॉन्ड है, अगर हम इसका हम सैचुरेशन कर देंगे, मतलब यहाँ से डबल बॉन्ड को हटा करके इसे सिंपली सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा, एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब 4th पोजीशन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, अगर हम इसे एस्टर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, प्रो ड्रग के अंदर ये हमारे पास में कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रो ड्रग के अंदर क्या होता है कि बायो अवेलेबिलिटी जो है इसकी वो बढ़ जाएगी एंड साथ ही साथ कंपाउंड जो है वो ओरली एक्टिव हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब 5th पोजीशन पर नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंटीबायोटिक एक्टिविटी के लिए। देन 8th पोजीशन पर जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि 7th पोजीशन, तो 7th पोजीशन पर जो ये अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, अगर हम इसका एसिटाइलेशन कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो ये ड्रग है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव हो जाएगी, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से जो होने वाली बीमारी है उसे ठीक करने में काम आएगी। ठीक है, और अगर हम R2 जो है इसकी जगह पर SO3H सल्फोनिक ग्रुप सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या होता है, जो ये डेरिवेटिव्स होते हैं वो स्यूडोमोनास एरियोजिनोसा जो हमारे पास में एक बैक्टीरिया होता है उसके अगेंस्ट में कंपाउंड्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सिफेलोस्पोरिन्स जो है उसका SAR कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ये भी हमारे पास में एंटीबायोटिक्स ही हैं बट ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, इसका जनरल स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में 2 या 2 से ज़्यादा अमीनो शुगर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो कि एक सेंट्रल रिंग से जुड़े हुए होते हैं जो क्या है 1,3 डाई अमीनो साइक्लोहेक्सेन रिंग है, सेंटर में ही रहती है एंड इसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकली हम लोग इसे 2-डीऑक्सी स्टेप्ड अमीन रिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो है हम लोग अभी जो PDF अपलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 अमीनो शुगर ग्रुप प्रेजेंट है, 2 या 2 से ज़्यादा एंड एक सेंट्रल रिंग जो है वो हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट होती है अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर। ठीक है, तो अब अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो है इसके SAR के अंदर मेनली सब्सटीट्यूशन या फिर चेंजेस जो है वो कहाँ हो सकते हैं, एक तो अमीनो शुगर पोर्शन के ऊपर हो सकते हैं। ठीक है,
एंड दूसरा सेंट्रल रिंग जो है हमारे पास में, जो कि 2-डीऑक्सीस्ट्रैप्टामाइन रिंग है, इन दोनों के अंदर जो है चेंजेस हो सकते हैं। तो पहला हमारे पास में आता है अमीनो शुगर पोर्शन, ये वाला है, ठीक है। इसे हमने यहाँ पर वापस से ड्रॉ कर रखा है। तो ये हमारे पास में ये वाली जगह है जहाँ से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर NH2 है, OH है, OH है, यहाँ पर CH2 NH2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 ये हो गया, एंड 6 ये वाला कार्बन हो गया, ये हो गई इसकी नंबरिंग। अब जो अमीनो फंक्शन प्रेजेंट है हमारे पास में, एक तो 6th कार्बन के पास में और एक 2nd कार्बन के पास में, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो बैक्टीरियल इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स होते हैं उनके मेजर टारगेट साइट्स हमारे पास में 2nd पोजीशन एंड 6th पोजीशन जो है वो होते हैं, ठीक है। अब 6th पोजीशन पर जो कार्बन है, इसके पास जो अमीनो ग्रुप है, इसको हटा करके हम अगर इसका मिथाइलेशन कर देंगे तो उससे क्या है, एक्टिविटी बढ़ती नहीं है बल्कि एंजाइमेटिक रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब जो ये अमीनो शुगर पोर्शन है कंप्लीट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंटीबायोटिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। एंड 3rd एंड 4th ये दोनों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर हम इनका क्लीवेज कर देंगे किसी एक ग्रुप का या दोनों ग्रुप का, तो उससे कोई खास इफेक्ट एक्टिविटी के ऊपर नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरी आती है सेंट्रली प्लेस्ड हेक्सोज रिंग, ये वाली रिंग हमारे पास, ये वाली रिंग है, ठीक है। इसके अंदर नंबरिंग यहाँ से चालू होगी 1 2 3 4 5 6, ये जो हमारे पास यहाँ पर ये ग्रुप्स जुड़े हुए, अमीनो शुगर ग्रुप यहाँ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट पोजीशन है हमारे पास में जहाँ पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, अमीनो की जगह यहाँ पर अगर एसाइलेशन हम लोग कर दें या इथाइलेशन कर दें, मतलब एसिल ग्रुप यहाँ पर ऐड कर दें या फिर इथाइल ग्रुप अगर हम लोग यहाँ पर ऐड कर दें, तो उससे एक्टिविटी बढ़ती नहीं है। लेकिन अगर एक्टिविटी लॉस्ट हो गई है तो यहाँ पर ये ग्रुप्स ऐड करने से एक्टिविटी जो है वो वापस से रिटेन हो जाती है, ठीक है। दूसरा, 2nd पोजीशन पर अगर हम हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, 5th पोजीशन पर हम लोग डीऑक्सीजनेशन करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो बैक्टीरियल इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स होते हैं उनका इनहिबिशन जो है, उनका जो रोकना होता है वो चीज़ इंक्रीज होती है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट अमीनोग्लाइकोसाइड्स। नाउ नेक्स्ट आते हैं टेट्रासाइक्लिन्स, ये भी हमारे पास में एंटीबायोटिक्स ही हैं, ठीक है। इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले 4-6 मेंबर रिंग हम लोग सीधे सीधे बना लेंगे, ठीक है। देन फर्स्ट रिंग के अंदर हमारे पास 3 डबल बॉन्ड आ गए, इस रिंग के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इस रिंग के अंदर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा एंड इस रिंग के अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद में नीचे OH डबल बॉन्ड, OH डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर CONH2, यहाँ पर OH, यहाँ पर NCH3CH3 एंड यहाँ पर हमारे पास में 4 सब्सटीट्यूशन रहेंगे। अब आप R1 इसे भी बोल सकते हैं, इसे भी बोल सकते हैं, उसके आगे R1 R2 R3 R4, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में इसका जनरल स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि 4 रिंग्स होनी बहुत ज़रूरी है एंटीबायोटिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। उसके बाद में 1st एंड 3rd पोजीशन के ऊपर जो है कीटो इनोल सिस्टम हमारे पास बना हुआ है, ये भी ज़रूरी होता है एक्टिविटी के लिए, ठीक है। अब जो हमारे पास में कार्बोक्सिमाइड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है 2nd पोजीशन के ऊपर, अगर हम इसे रिप्लेस कर देंगे तो उससे क्या होगा, एक्टिविटी डिक्रीज होती है। सेम वैसे ही जो हमारे पास 4th पोजीशन के ऊपर डाईमिथाइल अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, अगर हम इसे रिप्लेस कर देंगे तो उससे भी एक्टिविटी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब 5th पोजीशन पर जो हमारा सब्सटीट्यूशन है, कुछ ड्रग्स के अंदर क्या है, ये हमारे पास में ये पोजीशन अनसब्सटीट्यूटेड ही रहती है। एंड दूसरा, कुछ ड्रग्स के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सब्सटीट्यूट करते हैं तो उससे में पोटेंट कंपाउंड्स मिलते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कि एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आती है 6th पोजीशन, इसके ऊपर हमारे पास 2 सब्सटीट्यूशन है, ठीक है। जनरली यहाँ पर OH एंड मिथाइल ग्रुप को हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं तो उससे हमें ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जो एंटीबायोटिक एक्टिविटी शो करते हैं। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है 6th पोजीशन पर, तो उससे भी हमें क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जिनकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। 7th पोजीशन पर भी सब्सटीट्यूशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करना जो है वो एंटीबायोटिक एक्टिविटी को फेवर करता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि हमारे पास में NO2 आता है एंड क्लोरीन आता है, तो इन ग्रुप्स को जब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो उससे क्या होता है, इन विट्रो एक्टिविटी जो होती है ड्रग की वो बढ़ती है, ठीक है। अब जो हमारे पास में 8th एंड 9th पोजीशन है, ये जनरली अनसब्सटीट्यूटेड ही रहनी चाहिए ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास जो 10th पोजीशन है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए। एंड 11th एंड 12th पोजीशन के ऊपर भी जो हमारे पास में कीटो इनॉल सिस्टम बन रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी के लिए। देन क्या होता है, हम लोग यहाँ पर जैसे 12 है तो इस वाली जगह को जो है हम लोग 12A नंबरिंग देते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उससे भी क्या होता है, जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है वो अच्छी होती है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया टेट्रासाइक्लिन्स का SAR। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्विनोलिन्स, ये क्या होती है, एंटी मलेरियल ड्रग्स हमारे पास में होती हैं। अब क्विनोलिन्स के SAR के अंदर हम लोग 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक तो हमारे पास आते हैं 4 अमीनो क्विनोलिन्स, एक आते हैं 8 अमीनो क्विनोलिन्स, ठीक है। तो 4 एंड 8 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है वो 4th पोजीशन पे प्रेजेंट है, यहाँ पर 8th पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है।
तो पहले हम लोग 4 अमीनो क्विनोलिन्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में एक 6 मेंबर्ड रिंग आ गई, दूसरी भी 6 मेंबर्ड रिंग जिसके अंदर एक नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पर R1 है, यहाँ पर NHR है, यहाँ पर क्लोरीन है। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये आती है कि ये जो कंप्लीट क्विनोलिन रिंग है ये ज़रूरी है एंटी मलेरियल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स पोजीशन जो है जनरली अनसब्स्टिट्यूटेड ही रहती हैं ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए। अगर हम R1 पोजीशन के ऊपर मिथाइलेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, एक्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, अब जो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है फोर्थ पोजीशन के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक्टिविटी के लिए। अब जो ये फोर्थ पोजीशन हमारे पास यहाँ पर आती है, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ में जो R है, R के ऊपर डाई अमीनो एल्काइल साइड चेन जो है वो ज़रूरी होती है एंटी मलेरियल एक्टिविटी के लिए। तो डाई एल्काइल अमीनो एल्काइल साइड चेन जो है वो ये है हमारे पास में। ठीक है, मतलब NH तो ये है ही, उसके आगे CH से CH3 जुड़ा हुआ है, CH2 3 N C2H5 C2H5। ठीक है, ये हमारे पास में डाई एल्काइल अमीनो एल्काइल साइड चेन ये ज़रूरी होती है एंटी मलेरियल एक्टिविटी के लिए, नाइट्रोजन से ये चेन जुड़ी होनी चाहिए। उसके बाद में साइड चेन जो है उसके ऊपर जो नाइट्रोजन है वो टर्शरी अमीन होना चाहिए ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए। देन जो ये दोनों नाइट्रोजन है 2 से लेकर के 5 कार्बन्स के द्वारा सेपरेटेड होने चाहिए, मतलब इसके बीच में 2 से लेकर के 5 कार्बन एटम्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अब जो ये साइड चेन है इसके अंदर कोई भी अगर एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है तो उससे क्या होता है, एक्टिविटी रिड्यूस होती है। ठीक है, अब 7th पोजीशन पर जो क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है ये ज़रूरी होता है ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए। एंड 8th पोजीशन पर अगर मिथाइल ग्रुप हम लोग अटैच करते हैं तो उससे क्या होता है, इनएक्टिव कंपाउंड हम लोग को मिलते हैं। नाउ सेकेंड आते हैं 8 अमीनो क्विनोलिन्स। इनका जनरल स्ट्रक्चर ये बेसिक रिंग तो सेम ही है, यहाँ पर एक R1 आएगा, यहाँ पर NHR आएगा। ठीक है, इसके अंदर भी सबसे पहला पॉइंट यही है कि क्विनोलिन रिंग जो है कंप्लीट बहुत ज़रूरी है एंटी मलेरियल एक्टिविटी के लिए। अब इसके बाद में जो हमारे पास में ये वाली पायरिडीन रिंग है, इसको अगर हम चेंज कर देंगे पाइपेरिडीन रिंग से तो क्या होगा कि इनएक्टिव कंपाउंड जो है वो हम लोग को मिलेंगे। इसके बाद में सेकेंड, थर्ड एंड सेवन्थ ये तीनों पोजीशंस जो है वो कम्प्लीटली अनसब्स्टिट्यूटेड रहनी चाहिए ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए। फोर्थ पोजीशन पर अगर हम लोग मिथाइल ग्रुप को अटैच करते हैं तो उससे हमें एक्टिव कंपाउंड्स जो है वो मिलते हैं, तो हम यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पर अगर हम किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उससे क्या होता है, टॉक्सिसिटी बढ़ती है कंपाउंड की। देन यहाँ जो R1 है यहाँ पर जनरली मिथॉक्सी ग्रुप जो है OCH3 ग्रुप उसे अटैच करा जाता है एंड वो ज़रूरी होता है एक्टिविटी के लिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद में अगर हम 6th पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप को ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें इनएक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, अब 8th पोजीशन जो है यहाँ पर अमीनो ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए। एंड इसके साथ में जो R जुड़ा हुआ है ये R जो है हमारे पास में यही सेम होता है डाई एल्काइल अमीनो एल्काइल साइड चेन। ठीक है, R पर यही चीज़ हमारे पास में होनी चाहिए, बट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिफर करते हैं कि दोनों नाइट्रोजन के बीच में जो है 4 to 5 कार्बन एटम्स होने चाहिए ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए। एंड दूसरा, अगर दोनों नाइट्रोजन के बीच में जो कार्बन एटम्स प्रेजेंट है अगर वो ऑड नंबर में है तो क्या होगा, कंपाउंड ज़्यादा एक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू अगर ये इवन नंबर में है तो। ठीक है, एंड जो साइड चेन के अंदर नाइट्रोजन है ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है एंड टर्शरी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट क्विनोलिन्स का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। नाउ नेक्स्ट आता है क्विनोलॉन्स। ये क्या होते हैं, ये ड्रग्स यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं। ठीक है, इसका जनरल स्ट्रक्चर मतलब जो बेसिक रिंग है वो तो वही 2 मेंबर्ड रिंग हमारे पास में है, 2 रिंग्स हैं 2 मेंबर नहीं मतलब 2 रिंग्स है हमारे पास में। एक तो कंप्लीट बेंजीन रिंग हो गई, उसके साथ में एक 6 मेंबर रिंग जिसके अंदर नाइट्रोजन है, बट ये क्या बेंजीन रिंग नहीं है, इसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर इससे R1 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर COH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर R2 R3 R4 एंड R5। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आएगा कि जो बेसिक न्यूक्लियस ये वाला जो है हमारे पास ये बहुत ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए। इसका नाम होगा 1,4 डाईहाइड्रो 4 ऑक्सो पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले R1 जो है इस पे एल्काइल सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं, मतलब मिथाइल इथाइल ग्रुप लगा दिया, वो भी लोअर एल्काइल ग्रुप्स अगर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं तो उससे क्या होता है, पोटेंसी ड्रग की अच्छी होती है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पर किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूशन करा जाता है तो उससे एक्टिविटी डिक्रीज होती है। देन थर्ड पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो बहुत ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए। इसकी जगह अगर हम लोग सल्फोनिक ग्रुप फॉस्फोनिक ग्रुप वो सब लगाते हैं तो उससे क्या होता है, एक्टिविटी लॉस हो जाती है। देन फोर्थ पोजीशन पर ऑक्सो ग्रुप जो है ये भी बहुत ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए। अगर इस 4 ऑक्सो ग्रुप का या फिर जो हमारे पास में 2-3 डबल बॉन्ड है इनको अगर हम रिडक्शन इसका करते हैं, मतलब ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है इसे हटा करके हम लोग सिंगल बॉन्ड कर देते हैं, या फिर ये डबल बॉन्ड O को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, इसका रिडक्शन कर देते हैं, यहाँ पर OH ग्रुप वगैरह लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, कंपाउंड इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, अपनी एक्टिविटी को कम्प्लीटली लॉस्ट कर देता है।
देन जो हमारे पास में फिफ्थ पोजीशन आती है, यहाँ पर अगर हम अमीनो ग्रुप को सब्सटीट्यूट करते हैं, मतलब NH2 ग्रुप को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो उसे हमें एक्टिव कंपाउंड मिलता है, साथ ही साथ एक्टिविटी जो है वो बढ़ती भी है। सिक्स पोजीशन पर अगर हम लोग क्लोरीन को सब्सटीट्यूट करते हैं तो उससे हमें इनएक्टिव कंपाउंड मिलते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन ग्रुप को अटैच करते हैं तो उससे क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आती है सेवन्थ पोजीशन। तो सेवन्थ पोजीशन पर अगर हम लोग पाइपराजिन रिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड जो है वो मिलते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है उसमें यहाँ पर जो है पाइपराजिन रिंग जो है वो हमारे पास में प्रेजेंट होती है। ठीक है, 6 मेंबर रिंग है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ NH है, तो ये पाइपराजिन रिंग जो है वो सिप्रोफ्लोक्सासिन के अंदर प्रेजेंट होती है, इससे हमें ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड जो है वो मिलते हैं। ठीक है, लास्ट आती है हमारे पास में एट्थ पोजीशन। यहाँ पर अगर हम लोग फ्लोरीन ग्रुप को लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और उसकी हाफ लाइफ जो है वो भी बढ़ती है। तो ये हो गया कंप्लीट क्विनोलॉन्स का SAR। ओके, नाउ लास्ट जो SAR हमारा बच गया वो है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड्स जो है ये भी एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक ही होते हैं। इस बार क्या हम लोग के कोलोजी मेडिसिनल सारे सिलेबस के अंदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स मेनली हम इन लोगों को कहते हैं, तो ये हम लोग के सिलेबस के अंदर सबसे ज़्यादा इंक्लूडेड है। अब इसके अंदर ऑलमोस्ट 70% सिलेबस जो है वो एंटी माइक्रोबियल ही है हमारे पास, मेनली मेडिसिनल के अंदर, एंड कुछ टॉपिक्स मतलब 50% ऑलमोस्ट कोलोजी के अंदर भी सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, मतलब जो माइक्रोब्स को किल कर रहे हैं, वो चाहे फंजाई हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी है, बट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा है हमारे सिलेबस के अंदर। सो हम लोग बात करते हैं सल्फोनामाइड्स की। ठीक है, इसका जनरल स्ट्रक्चर सबसे पहले बीच में बेंजीन रिंग है एंड 2 सब्सटीट्यूशन है, ये भी पैरा सब्सटीट्यूशन होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, जनरली ये NH2 ही होता है, कुछ बहुत ही कम केसेस के अंदर यहाँ पर जो सब्सटीट्यूशन होता है तो उसे हम लोगों ने R- नाम दे दिया। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पर SO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर NH एंड यहाँ पर R है। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो नाइट्रोजन यहाँ SO2 से जुड़ा हुआ है इसे हम लोग N1 कहते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर भी मैंने बताया था कि हमारे पास क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर 3 क्लासेस आ रही थी, बोथ N1 एंड N4 सब्सटीट्यूटेड, देन N1 सब्सटीट्यूटेड एंड N4 सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड्स। तो N1 जो है जो SO2 से जुड़ा हुआ है उसे हम N1 कहते हैं, एंड जो यहाँ पर अमीनो ग्रुप के अंदर जो ये नाइट्रोजन है जो 4th पोजीशन पर जुड़ा हुआ है इसे N4 कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट तो हम लोगों ने देख लिया। सेकेंड पॉइंट, सल्फोनिल एंड अमीनो ग्रुप की जो पोजीशन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के अंदर। ऑप्टिमम एक्टिविटी जो है वो तब होती है जब इनका 1-4 अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, अब जो ये बेंजीन रिंग है अगर हम इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे एंड इसकी जगह कोई भी दूसरी रिंग हम यहाँ पर लगा देंगे तो उससे क्या होगा, एक्टिविटी डिक्रीज होगी। साथ ही साथ 2 सब्सटीट्यूशन के अलावा हम और सब्सटीट्यूशन इसके ऊपर करेंगे तो उससे भी एक्टिविटी जो है वो कम होगी या फिर हम लोग को इनएक्टिव कंपाउंड जो है वो मिलेगा। ठीक है, अब जो SO2 है वो डायरेक्टली रिंग से अटैच होना चाहिए। देन जो एरोमेटिक रिंग है वो सिर्फ और सिर्फ पैरा सब्सटीट्यूटेड होनी चाहिए, मतलब 2 ही सब्सटीट्यूशन होने चाहिए, वो भी पैरा पोजीशन पर ही होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास में N1 है, ठीक है, इसका अगर हम लोग मोनो सब्सटीट्यूशन करेंगे तो उससे तो एक्टिविटी बढ़ती है, बट अगर हम इसका डाई सब्सटीट्यूशन कर देंगे, हाइड्रोजन को भी हटा करके यहाँ पर सब्सटीट्यूशन कर देंगे तो उससे क्या होगा कि बिल्कुल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अब N1 का डाई सब्सटीट्यूशन जो है उससे हमें इनएक्टिव कंपाउंड इसलिए मिलते हैं क्योंकि क्या होता है कि एक प्रोटॉन जो है वो हम लोग को चाहिए होता है आयनाइजेशन के लिए, जो कि एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होता है ड्रग को। ठीक है, नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपोनेंट्स अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, मतलब हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप हम लोग यहाँ पर लगाते हैं तो उससे क्या हमें ज़्यादा पोटेंट सल्फा ड्रग्स मिलती हैं, मतलब अच्छी एक्टिविटी वाली ड्रग्स जो है वो हम लोगों को मिलती है। अब जो सल्फोनामाइड्स की एक्टिविटी होती है वो मेनली किसकी वजह से होती है, अमीनो ग्रुप की वजह से होती है। तो अमीनो ग्रुप के ऊपर कोई भी मॉडिफिकेशन ना करे तो वो बेस्ट रहेगा एक्टिविटी के लिए, बट क्या होता है कि कुछ सब्सटीट्यूशन हम लोग को यहाँ पर करने पड़ते हैं कुछ ड्रग्स के अंदर, तो अगर यहाँ पर सब्सटीट्यूशन होता है तो उससे हमें जो मिलती हैं वो मिलती हैं प्रो ड्रग्स। ठीक है, प्रो ड्रग्स सिंपली तो ऐसी ड्रग्स होती है जो मतलब हम लोग ले रहे हैं तो डायरेक्टली वो एक्ट नहीं करती, वो कहीं जा करके एक दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज होती हैं, उसके बाद में वो अपनी एक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, प्रो ड्रग्स वाला टॉपिक हमारे पास सेकेंड यूनिट के अंदर भी है, तो अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो बाद में कभी उसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करते हैं तो उससे हम लोग को जनरली प्रो ड्रग्स मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टमिक सल्फा ड्रग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, N1 के ऊपर सब्सटीट्यूशन करने से मिलती हैं, एंड जो गट एक्टिव सल्फा ड्रग्स होती हैं वो हमें जनरली यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करने से मिलती हैं, एंड वो भी प्रो ड्रग के फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फोनामाइड्स का SAR भी कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट SAR हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है,
तो आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।